हेलो मेरे दोस्तों, रोज़ की तरह मैं आज फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। तो आप तो जानते हैं इसके लाभ ही लाभ हैं। यदि बचपन में बच्चों को ये सुना दी जाए तो बाल मन में इतनी गहरी घुसपैठ हो जाती है, छाप पड़ जाती है कि आजीवन उसी कैरेक्टर को वो निभाते चले आते हैं। तो मैंने भी एक कहानी निकाली है। पहले मैं बता दूं कि देखिए, हिंदी कहानियाँ जो कि ऐसी विधा होती है जो कि हमारे जीवन को, हमारी परिस्थिति को लेकर उलझी हुई भी समस्या यदि होती है तो उसको सुलझा देती है। और हिंदी कहानी हो चाहे अंग्रेजी की कैसी भी कहानी हो, हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है, जिनमें हम अपने कर्मों का बोध होता है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये भी बात है देखिए कि कहानियाँ जो कि काल्पनिक होती हैं, पर कल्पना परिस्थिति के द्वारा ही तो निर्मित होती है। और हम श्रोताओं को या पाठकों को निभाने के एवं बांधने के रखने के लिए भी कई बार हमको भावों की अतिशयोक्ति भी लगती है, हो जाती है। लेकिन अंत में क्या होता है, ये सदैव ही बहुत ही रोचात्मक, बहुत ही भावनापूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यवहारिक होती है और यथार्थता से परिपूर्ण होती है। तो ये फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक कहानी मैंने निकाली है, सीख देने वाली तो है ही, लेकिन थोड़ी थोड़ी वो भाग्य और तकदीर पे भी है। जी हाँ, इस कहानी का नाम है तकदीर का खेल। तो एक बार की बात है, गुजरात के सूरत शहर में एक बड़ा व्यापारी रत्न का जौहरी था। वो रत्नों का पारखी था, उसी का व्यापार करता था। भला आदमी था, ईमानदार आदमी था और दूर दूर तक उसका नाम भी था। यहाँ तक कि सूरत में ही नहीं बल्कि आसपास इलाकों में और देश विदेश में भी उसका नाम था। उसके दो बेटे थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल बड़ा था, लेकिन उसको अपने जो कि था पैसे का, रुतबे का घमंड था। जबकि छोटा वाला क्या था, वो अच्छा था और मतलब सुशील भी था, ईमानदार भी था, सीधा था। चलो भाई ठीक है, सीधा था। एक बार क्या हुआ कि जो मनसुख लाल थे, उनकी तो उम्र बढ़ती जा रही थी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को इतना ज़्यादा अपने व्यापार में मतलब इतना लिप्त कर दिया था कि अब उन्हें कोई ऐसी चिंता नहीं थी कि मेरे भविष्य में क्या होगा। बच्चे सेटल हो गए और उम्र के साथ साथ एक दिन क्या हुआ, मनसुख लाल के प्राण पखेरु हो गए। अब दोनों भाइयों पर व्यापार का बोझ आ गया, दिखान देखने का। तो बड़ा जो रामलाल था वो व्यापार तो नहीं करते थे, लेकिन वो अब थोड़ा सा लोभी हो गया था, प्रलोभन हो गया था, बेईमानी करता था, घमंडी ऊपर से था। और यहाँ तक कि वो अपने घर वालों के भी, अपने मद में, उन्माद में घर वालों की भी फिक्र नहीं करता था, बात बात पे झिड़क जाता था। और हुआ क्या कि उसका व्यापार जो कि था उसमें बेईमानी लालच में पहले तो बढ़ गया उसका, तो उसको और जहाँ लाभ प्राप्त हुआ उसको और लोभ होने लगा कि और हमको और हो जाए, या लोभ बढ़ा, लोभ के कारण उसको लाभ की कमाने की पड़ी। इसे करते करते वो कर गया। लेकिन छोटे भाई ने क्या किया, अपने व्यापार को जैसे कि तैसे रखा। अब एक दिन वो समझा रहा था छोटा भाई अपने बड़े भाई को कि तुम ऐसे नहीं किया करो, ये गलत बात है। क्योंकि पहले मैं नहीं समझता था, लेकिन अब चारों तरफ तुम्हारी जो कि है इस तरह भद्र हो रही है और तुम सब कुछ तुम्हारे पास आ गया है, ठीक है, लेकिन ये कार्य जो तरीका कर रहे हो वो ठीक नहीं है। बस रामलाल को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम छोटे हो के मुझको पट्टी पढ़ा रहे हो, मुझको पढ़ा रहे हो, तुम मुझको सिखाओगे कि कैसे व्यापार करना है, क्या करना है। और बस अड़ंगा लगा कर के उसने कहा कि तुम अब बंटवारा कर लो, मेरा तुम्हारा गुजारा नहीं है। ठीक है भाई, जैसे उसकी मर्जी। बंटवारा हुआ और बंटवारे में भी उसने श्यामलाल का थोड़ा सा हिस्सा व्यापार वाला भी और थोड़ी ज़मीन जायदाद अपने में हथिया ली। श्यामलाल बहुत दुखी हुआ और उसने वो शहर छोड़ कर के दूसरे शहर चला गया और नए सिरे से उसने व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन ईमानदारी थी और सहृदयता थी, नम्रता थी, उसकी ख्याति दूर दूर तक बढ़ने लगी छोटे भाई की। और देखते देखते वो माला माल हो गया और यहाँ क्या, अपने शहर क्या, दूर दूर तक उसका नाम होने लगा। और इधर रामलाल को क्या हुआ कि उसको इतनी बदनामी मिली कि अब उसके दुकान पे कोई जाता ही नहीं था। इतना घाटा हुआ कि उसे अपना घर, दुकान, जायदाद सब बेचने पड़ी। और एक दिन ये हालत आ गई कि उसे सड़क पे लगभग आना पड़ा, मतलब झोपड़ी वाली एकदम हालत आ गई।
क्या करता, बदनामी चारों ओर थी, छल कपट उसने जो किया था, तो उसका परिणाम हो सकता है वो हो। अब जब श्यामलाल ने, छोटे भाई ने सुना कि मेरे भाई जो कि सड़क पे आ गया, तो उसको दुख हुआ और तुरंत वो अपने भाई के पास फ़ौरन चला गया। उसने कहा कि नहीं, आपने जो किया भूल जाइए, यदि आपको इसका पश्चाताप है तो बहुत अच्छा है, सुबह का भूला शाम को भी लौट आता है, तो उसका काम ठीक रहता है, वो भूला हुआ नहीं कहलाता है। आप बिल्कुल भी मन में संकोच ना करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। बस फिर उसने ईमानदारी का सहारा लिया, ईमानदारी से ही वो सब काम करता था। तो दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई है ना, दोनों भाइयों की। अब इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब तक साथ देगी। तकदीर का खेल है, हमने आपने नहीं बनाया है, हम जानते ही नहीं कि तकदीर में क्या होना है, अगले पल क्या होना है। लिखा जानता है तो वही जिसने लिखी हमारी तकदीर को। लेकिन अपने कर्मों से हम इस जन्म से नहीं तो अगला जन्म तो अच्छा कर सकते हैं, जो कि हिंदू कल्चर में है कि पुनर्जन्म होता है। या बाकी की जो ज़िंदगी है हम अच्छे से गुजारें, लोगों से अच्छे विनम्रता से बात करें, उपकार का काम करें। छल कपट, प्रपंच, चिंता, ईर्ष्या, जलन जो है उसको त्याग दें, अपने अंदर के जो विकार उसको निकाल के फेंक दें। उसकी जगह हम सहृदयता, सहयोग, दान, पुण्य, उपकार, कल्याण वाली बात करें तो निसंदेह हमारा अच्छा ही होगा। तो ये तकदीर का खेल है जो कि हम स्वयं ही लिखते हैं। भगवान ने तो लिखा ही हुआ है, लेकिन अपने कर्मों से उसको हम अच्छे कर्म से अच्छा बनाते हैं, बुरे कर्म से बुरा। जैसे कि दोनों भाइयों का हश्र हुआ, एक राजा से रंक बन गया, एक राजा से रंक बन गया, और दूसरा जो कि गरीब से रंग से राजा बन गया। तकदीर का ही तो खेल था। लेकिन क्या है, ईमानदारी और बेईमानी भी तो आ गई सामने। ये दुख भोगने ही पड़ते हैं, चाहे अंत समय में, चाहे अगले जन्म में, चाहे इसी जन्म में चलते हुए किसी तरीके से भोगने पड़ते हैं। तो आपसे निवेदन है कि कभी कोई गलत कदम मत उठाइए। आने दीजिए कठिनाई, आने दीजिए परेशानी, होने दीजिए असफलता, एक दिन खुद ही चली जाएगी, पैर दबा करके चुपचाप भाग जाएगी। आप अपने धर्म का मार्ग, अपने कर्तव्य का मार्ग कभी मत छोड़िए, कभी विचलित मत होइए। मेरा संदेश यही पहुंचाना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, बाय।